Hello students. So this is the seventh video on the economics chapter number 7 national income. So इस चैप्टर में ऑलरेडी हमने मीनिंग, इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम देखा. हमने देखा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी. उसके बाद हमने देखा वेरियस कॉन्सेप्ट्स यूज्ड इन द नेशनल इनकम सच एज जीडीपी, जीएनपी और एनडीपी और एनएनपी. फिर उसके बाद हमने देखा मेथड्स ऑफ मेजरिंग अ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करना है वो देखा हमने. आउटपुट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. अच्छा, नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. मान लो कि आप जो वीडियो देख रहे हैं, आपको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाए कि आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है. अब लाइक आप इंडिविजुअल का इनकम तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन पूरी कंट्री का इनकम कैलकुलेट करना आसान बात नहीं है. कैलकुलेटिंग अ कंट्रीज इनकम इज नॉट एनीबडीज कप ऑफ टी. इसके लिए एक प्लानिंग, एक कमिटी और एक रिस्पॉन्सिबल टीम की जरूरत है. और इस नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लानिंग चाहिए, एक स्ट्रैटेजीज चाहिए. और कितनी भी प्लानिंग कर लो, हर मेथड में, चाहे वो आउटपुट मेथड हो, इनकम मेथड हो या एक्सपेंडिचर मेथड हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ हमें डिफिकल्टीज तो फेस करनी पड़ेगी. बहुत सारी डिफिकल्टीज है. जैसे कि हम अगर हम किसी को पूछे कि भाई बताओ आपका इनकम कितना है, तो क्या वो सच बताएगा आप अपना इनकम? अगर हम किसी को पूछे कि आप एक साल के अंदर कितने पैसे कमाते हो, तो क्या वो सच बताएगा? नहीं बताएगा. और ज्यादा करके तो लोग इसलिए नहीं बताते हैं कि गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स तो ना देना पड़े, और इसलिए भी नहीं बताते हैं कि आप कभी मांग तो ना लो पैसे, राइट? तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है. वो डिफिकल्टीज को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. डिफिकल्टीज के जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, थियोरेटिकल डिफिकल्टीज और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज. थियोरेटिकल डिफिकल्टीज मतलब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए जो हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के टाइम पे हमें क्या क्या डिफिकल्टीज, हमें ऐसा लगता है कि हमें कौन सी चीजें जो है हमें कैलकुलेट करने के टाइम पे प्रॉब्लम होगा. अब प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज मतलब जब हम एक्चुअली नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने जाते हैं तो हमें क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है. तो आइए हम थियोरेटिकल डिफिकल्टीज और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को हम डिटेल में पढ़ते हैं. तो ये हमारा टॉपिक है डिफिकल्टीज इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. और उसमें सबसे पहला डिफिकल्टीज है थियोरेटिकल. उसके अंदर है ट्रांसफर पेमेंट. मानो कि गवर्नमेंट ने आपको पेंशन दिया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिया, गवर्नमेंट ने आपको स्कॉलरशिप दिया. अच्छा, अगर आपको गवर्नमेंट ने बैठे बैठे, लाइक आप बेरोजगार हो, आपके पास जॉब नहीं है, यू आर जॉबलेस एंड यू डोंट फाइंड अ जॉब इन अ कंट्री, एंड गवर्नमेंट is paying the money to the people who are jobless. गवर्नमेंट उन लोगों को बैठे बैठे पैसे दे रही है जिनके पास जॉब नहीं है. तो उनके लिए, जिसको हम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देते हैं, उनके लिए तो वो इनकम है. लेकिन गवर्नमेंट बोलता है उन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, उन्होंने कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं किया है. तो ट्रांसफर पेमेंट, स्कॉलरशिप, पेंशन आप कभी लेते हो जब आप रिटायर हो जाते हो, तो आपको बैठे बैठे घर पे पेंशन आते हैं. क्या आप काम कर रहे हो? नहीं. ये प्रेशर है इकोनॉमी पे, ये भी डिफिकल्टीज है. तो हमारा मुद्दा यह है कि पेंशन को, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस को हमें कैलकुलेट करना है या नहीं कैलकुलेट करना, ये डिफिकल्टीज है. देखिए यहां पे क्या लिखा है, हम थोड़ा पढ़ेंगे भी. देखो यहां पे, देखो इंडिविजुअल गेट्स पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, बट वेदर दिस ट्रांसफर पेमेंट शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट इज अ मेजर प्रॉब्लम.
नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस और पेंशन, ये सारी चीजें हमें इंक्लूड करना है या नहीं, ये एक डिफिकल्टीज है। क्योंकि एक साइड से देखें तो ये किसी इंडिविजुअल का इनकम है। अगर हम किसी बूढ़े को पूछे कि आपका कमाई क्या, वो बोलेगा मैं पेंशन कमाता हूं। लेकिन क्या वो जो सीनियर सिटीजन है, क्या वो काम करते हैं, क्या वो नौकरी पे जाते हैं? नहीं, वो नौकरी पे नहीं जाते हैं। आफ्टर 55 or 60 he got retired, so after retirement he is getting a pension just by sitting at home. So for that person, the getting a pension is an income, but from the country's point of view he is not contributing anything. Because of him no output is generated in the country, and hence this payment is called as transfer payment. Why? Because this is the income of a people. Like हमारा टैक्स दिया हुआ पैसा, हम जो हमारे इनकम में से पैसे कमाते हैं, गवर्नमेंट, हम उसमें से गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। मतलब हमारा इनकम गवर्नमेंट के पास जाता है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, इस पैसों को प्रोडक्टिविटी नहीं बल्कि उनके लिए यूज करती है जिन्होंने इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट। मतलब परचेसिंग पावर जो हमसे, मतलब यंग लोगों से, कंट्री के लोगों से, जो लोग टैक्स पे करते हैं, उनके पास से ये चले जाता है उन लोगों के पास जो कंट्री में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर ही नहीं रहे। ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट, इलीगल इनकम। हम पूछते हैं कि भाई आप क्या कमाते हो? बोले भाई हम ड्रग्स बेच के कमाते हैं, हम कोकेन बेच के कमाते हैं, हम ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, हम चोरी करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, और हम करोड़ों रुपए कमाते हैं। ठीक है, लेकिन वो करोड़ों रुपए कंट्री में तो घूम रहा है ना, कंट्री में तो घूम रहा है, लेकिन क्या उसका हिसाब किताब है? क्या उसको हमें कैलकुलेट करना है? नहीं। इलीगल इनकम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन द नेशनल इनकम। देखिए यहां पे क्या लिखा है, इलीगल इनकम्स लाइक इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, थेफ्ट, स्मगलिंग आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो उसको हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना। नेक्स्ट, अनपेड सर्विसेज। अब कुछ ऐसी सर्विसेज जो है अनपेड होती है, जैसे कि हमारे घर पे हमारी माएँ काम करती है, हमारी वाइफ काम करती है, कभी कभी एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है, क्लासेस में पढ़ाता है, लेकिन घर पे भी अपने बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन घर पे किया हुआ सर्विस या दिया हुआ सर्विस वो चार्ज नहीं करता। तो घर पे जो भी हमें सर्विसेज मिलती है उसका चार्जेस हम पे नहीं करते। लेकिन अगर उसी के जगह पे हम किसी को अपॉइंट करते, काम वाली बाई को अपॉइंट करते, या फिर किसी टीचर को अगर हम घर पे अपॉइंट करते कि भाई हमारे बच्चों को पढ़ा के जाओ, तो हमें पे तो करना पड़ता ना। तो अनपेड सर्विसेज को हमें इंक्लूड करना है या नहीं, यह हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए खुद से। आपको क्या लगता है? नहीं करना है इंक्लूड। देखो यहां पे क्या लिखा है, कैलकुलेटिंग अ नेशनल इनकम ओनली पेड गुड्स एंड सर्विसेज आर कंसिडर्ड। यहां पे देखिए ओनली पेड गुड्स एंड सर्विसेज आर कंसिडर्ड, जिसके लिए हमने पेमेंट की है। हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ अनपेड सर्विसेज। For example, housewives give services, love, affection, mercy, sympathy, charity, not included in the national income. Next हम देखते हैं production for self consumption. अगर कोई प्रोडक्शन तो कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वो खुद के लिए कर रहा है, मतलब किसी ने व्हीट, राइस, ये सारी चीजों का प्रोडक्शन कर रहा है अगर कोई फार्मर, तो वो खुद के लिए कर रहा है, खुद की फैमिली के लिए कर रहा है। तो क्या हमें ये इंक्लूड करना है? हाँ करना है, लेकिन उसकी वैल्यू को आप कैलकुलेट कैसे करोगे? क्योंकि उसने तो बेचा ही नहीं ना, उसने बेचा नहीं, इसलिए उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कैसे कर पाओगे? और वो खुद भी हिसाब किताब नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि वो घर के लिए प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसका अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल है। देखिए यहां पे क्या लिखा है, The product kept for self-consumption by the farmers and other allied producers do not enter the market. मार्केट में तो आता ही नहीं है वो, hence it is not accounted for in the national income. उसकी अकाउंटिंग नेशनल इनकम में नहीं होती है, लेकिन गेस करके हम एक वैल्यू को डाल सकते हैं। इनकम ऑफ फॉरेन फर्म्स। अब फॉरेन से कमाया हुआ पैसा हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है या नहीं? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो कहती है कि अगर हम फॉरेन से पैसे कमाते हैं
मतलब मान लो कि आप एक्सपोर्ट करते हो, आप फॉरेन से पैसे कमाते हो, या फिर आपकी कंट्री के लोग बाहर जाके काम करते हैं और पैसे कमा के इंडिया में भेजते हैं, तो वो इनकम कैलकुलेट करना है या नहीं करना है। हमने देखा जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हमने एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, रिसिप्ट माइनस पेमेंट भी हमें कैलकुलेट करना है। द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज income earned by all the people of the country whether in the country or outside the country। तो हमें फॉरेन फर्म से कमाया हुआ पैसा या फिर इनकम ऑफ फॉरेन फर्म, फॉरेन की फर्म इंडिया में पैसे कमा रही है या फिर इंडिया की फर्म फॉरेन में पैसे कमा रही है, इंडिया के नेशनल इनकम में कैलकुलेट करना है या नहीं। ये भी डिफिकल्टीज है लेकिन करना है क्योंकि आईएमएफ ने भी ये एडवाइस दी थी। वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। अब कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज है जो हमें मिलती तो फ्री में है लेकिन अगर हम उसको खरीदने जाते तो बहुत पैसे लगते, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ। अब ये जो सर्विसेज है हम लोगों को तो फ्री में मिलती है लेकिन गवर्नमेंट उसके लिए बहुत पैसे स्पेंड करती है। डिफेंस के लिए हॉस्पिटल, स्कूल्स, रेलवेज, रोडवेज, ये सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट बहुत पैसे खर्च करती है लेकिन इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्टीज है। नेक्स्ट, चेंजिंग द प्राइस लेवल। तो चीजों की प्राइस जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है। ओके, देयर आर वेरियस डिफिकल्टीज अराइजेस ड्यू टू चेंजिंग इन द प्राइसेस लेवल्स। हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमने स्टॉक की वैल्यू हमने देख के आए, स्टॉक देखकर आए, और जब तक हम स्टॉक को जब देखे थे तो वो स्टॉक की वैल्यू 100 रुपीज पर केजी थी। आज 3 महीने के बाद जब हम उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 100 रुपीज पर केजी पे ही कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई हो या कम हो गई हो। तो प्राइस लेवल जो है वो चेंज होते रहता है चीजों का, ये भी हमें ध्यान में रखना है, ये भी एक डिफिकल्टीज है। तो आई होप थियोरेटिकल डिफिकल्टीज ऑफ नेशनल इनकम आपको समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन कैलकुलेटिंग अ नेशनल इनकम करेंगे। थैंक यू सो मच।